दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इंडियन ज्योग्राफी में आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग सामने हैं और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिंचाई और उनके प्रकार के बारे में, यानी इरिगेशन और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको और भी मजा आ जाए, इस वजह से मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना, तुमको ये लगता होगा कि सर ये चैप्टर तो कभी एग्जाम में आता नहीं है, फिर आप ऐसे चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैं चाहूंगा कि इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले यानी थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद सीधा मैं आ जाऊं पहले क्वेश्चन आंसर पे, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि आपके परीक्षा में आपसे पूछा क्या जाता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कुआं के बारे में, नलकूप के बारे में, नहरों के बारे में और सिंचाई कितने प्रकार की होती है, इन सभी तथ्यों के बारे में, साथ ही साथ उसके डिमेरिट मेरिट के बारे में भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो मुझे एक समस्या देखने को मिली वो मिली कि लोगों को बिलीव नहीं होता है कि एक्चुअली में जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको केवल बिलीव दिलाने के लिए मैं इस चीज को पहले आज कर दिया हूं कि आप समझते चलो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत कुछ डेटा भी आपके सामने आने वाला है। एक बात और याद रखेगा, प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन आ चुका है स्टडी 91 के नाम से, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप सच में स्टडी करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात आती है सिंचाई की। कल हम लोगों ने पढ़ा था वाटर रिसोर्स के बारे में, यानी जल संसाधन के बारे में देखा था कि जल के कौन कौन से संसाधन होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अंतिम वीडियो में पढ़ा था धरातली जल के बारे में और भौम जल के बारे में। ठीक है, यानी सरफेस वाटर क्या होता है और अंडर वाटर जो है, जो जमीन के अंदर है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ा गया, जिसको भौम जल या भूमिगत जल के नाम से जाना जाता है। तो वो काफी लंबी टॉपिक थी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंचाई। तो सिंचाई को इंग्लिश में कहते क्या है, याद रखें इरिगेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इरिगेशन। अच्छा, अगर आपसे मैं एक लाइन में पूछ दूं बताओ सिंचाई क्या होता है, तो आपके मन में क्या आएगा? हर कोई जानता है सिंचाई का मतलब, ठीक है, कि भाई खेतों में जब पौधे वहां पर या अनाज का उत्पादन किया जाता है या पौधों को रोपा जाता है या फिर कोई वृक्ष पेड़ लगाए जाते हैं तो उनको सींचना जरूरी है। बिना सींचे वो पौधे बड़े नहीं हो पाते, उन पौधों का विकास नहीं हो पाता। तो आम बोलचाल की भाषा में हमारा आप जानते हैं कि सिंचाई क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपसे परिभाषा पूछ दूं तो शायद आपके मन में थोड़ा सा लगे कि नहीं मैं क्या इस बारे में बोल पाऊं। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देखिए देखते हैं एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे से। ठीक है, कह रहा है खेतों में फसलों को कृत्रिम रूप से जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। कह रहा है खेतों में फसलों को किस तरह से, प्राकृतिक नहीं, किस तरह से? कृत्रिम रूप से। कृत्रिम जानते हैं ना क्या होता है? देखिए दो तरह के रूप होते हैं, प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। जैसे मान लीजिए खेतों में जो फसल है अगर उनको वर्षा से जल प्राप्त हो रहा है तो वर्षा तो आपने करा है नहीं, हाँ, वर्षा तो प्रकृति की देन है, तो प्राकृतिक तरीके से क्या हो रही है? वो पौधों की सिंचाई हो रही है। वो सिंचाई नहीं कहा जाएगा। सिंचाई तब माना जाता है जब किसी व्यक्ति के माध्यम से यानी कृत्रिम रूप से उस पौधों को जल दिया जाता है। मान लीजिए जब कभी मानसून ठीक समय पे नहीं आता, बरसात नहीं हो पाती है, तो ऐसे में जो किसान होता है वो नहरों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपने खेतों की फसलों तक जल को पहुंचाता है और उसके द्वारा यह जल पहुंचाने का कार्य ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। समझ में आ गया ना? चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा वैसे तो भारत की कृषि ज्यादातर मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर यानी आधे से अधिक आबादी किसी न किसी तरीके से कृषि कार्यों में लगी हुई है। और ये किसान जो भी है ना, ये ज्यादातर किसके ऊपर निर्भर होते हैं? मानसून के ऊपर निर्भर होते हैं कि अगर अच्छा मानसून आएगा तो खेतों में फसल जो है वो काफी अच्छा होगा, उत्पादन उनका बढ़ जाएगा। अगर मानसून सही नहीं होगा तो ऐसे में उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्या होता है कि वर्षा का जल मिल गया तो उनको निःशुल्क जो है जल मिल जाता है, उनके खेत जो है सींच दिए जाते हैं। लेकिन अगर वर्षा समय पर नहीं हुआ तो उनको पौधों तक जल तो पहुंचाना पड़ेगा, तो ऐसे में एक बड़ा खर्चा उनके सामने आ जाता है, जिसको हम सिंचाई या इरिगेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन मानसून ही कारण है कि जब मानसून ठीक रहता है तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन जब मानसून खराब होता है तो अपेक्षाकृत उत्पादन पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे लिख रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु
ठीक है, वर्षा की असमानता और अनिश्चितता, जल की तीव्रता, वाष्पीकरण, ठीक है, जल का तीव्र वाष्पीकरण, मिट्टी की प्रकृति आदि कारणों से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा आपसे तथ्य ये दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिंचाई का सिर्फ एक ही कारण है, वो है मानसून। मानसून के अलावा भी सिंचाई के बहुत सारे रीजन है। उस रीजन में पहला दे रहा है कि चलो पहला तो हो गया मानसून, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है दोस्तों, वर्षा की असमानता और अनिश्चितता। क्या है कि पौधों को एक निश्चित समय पर जल की आवश्यकता लगती है। जैसे आप हो, ठीक है, आपको जिस समय प्यास लगता है, पानी की आवश्यकता उस समय ज्यादा होती है या हर समय? भाई एक निश्चित समय होता है ना जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो जिस समय इन फसलों को आवश्यकता होती है, मान लीजिए अगर उस समय वर्षा की असमानता है, अनिश्चितता है, बाद में खूब वर्षा हो जाए तो क्या मतलब बनता है ना। लेकिन ये चीजें हैं, तो इस वजह से भी सिंचाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन जल का तीव्र वाष्पीकरण, भाई हो सकता है कि मौसम में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ हो जिसके बाद जल का तीव्र वाष्पीकरण हो जाता हो, तो ऐसे में उस मिट्टी में ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आगे करा मिट्टी की प्रकृति। भाई मिट्टी भी कई तरह के होते हैं, जलोढ़ मिट्टियां हैं तो उनमें ठीक है, उसमें जो है नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो तो सही है। लेकिन बहुत सारी मिट्टियां ऐसी होती है जिसमें पानी बड़ा जल्दी सूख जाता है, जैसे बलुई मिट्टी है, या फिर आप लेटराइट मिट्टी में आ जाओ, या फिर आप जो है लाल पीली मिट्टी में आ जाओ, काली मिट्टी में आ जाओ, तो अलग अलग गुण होते हैं मिट्टियों के, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो नेचर वाइज भी हमको सिंचाई के अलग अलग रूप देखने पड़ते हैं, इस वजह से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अभी इसके ठीक बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर भी करता हूं डायरेक्ट, कि आप समझो प्रश्न पूछा क्या जाता है, तब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। कर भारत में सिंचाई के साधनों के अंतर्गत नहरें आती हैं। आप बताओ, आपको खुद पता है, यहां पीछे देखने की जरूरत नहीं है। भाई हमारे आपके यहाँ सिंचाई कैसे होती हो सकता है नहर के माध्यम से हो जाए। भाई नदियों के जल को रोक करके किसी एक निश्चित दिशा में भेजा जाता है, क्योंकि नहरें जो होती हैं ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनती हैं, इसको व्यक्ति विशेष के द्वारा बनवाया जाता है। सरकार नहरों का निर्माण करवाती है, ठीक है, नहरें खुदवाती, ताकि जिन किसानों की भूमि तक जल नहीं पहुंच पा रहा है वो उस नहरों के माध्यम से जल पहुंच जाए, ठीक है। तो नहरों के माध्यम से हो सकता है, तालाब के माध्यम से हो सकता है, यदि कहीं पर झील वगैरह है तो झील के माध्यम से हो जाता है, पंप सेट के माध्यम से हो सकता है, या फिर जो है अलग अलग नए नए तरीके आ गए हैं, ठीक है, उस माध्यम से भी हो सकता है, या फिर ट्यूबवेल हो गया, कुआं हो गया, नलकूप हो गया, तमाम तरीके हैं, उन सभी माध्यमों से सिंचाई हो सकती है। आगे नए तरीकों में देखिए दे रहा है ड्रिप और स्प्रिंकलर, ठीक है, स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर सिंचाई भी एक तरीका है, इसके तहत क्या है, बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। आपने देखा होगा नई नई टेक्नोलॉजी से जल का छिड़काव किया जाता है, जिस तरह से वर्षा में थोड़ा थोड़ा बूंद जो है पौधों को मिलता रहता है, उसी तरह से यहां भी जल की बूंदें थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाती रहती है, वो पौधों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये तो चैप्टर का एक बेस रहा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली में इस चैप्टर से आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। पहले आप प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल बदल करके। लिख रहा है भारत में कुल निश्चित क्षेत्र का, मतलब अगर आपसे पूछा जाए, देखिए तीन तरह की सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक है बड़ी यानी बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। तो बड़ी और मध्यम को एक साथ रखा जाता है। तो वही लिख रहा है भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का 37% जो है वो बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन आता है। तो यहां प्रश्न क्या पूछता है कि कितना प्रतिशत आता है, तो ये डेटा भी वैरी करता रहता है समय के साथ साथ, ठीक है। तो ये लगभग 35 से 40% के बीच में रहता है। तो आप एक परसेंटेज, एक अनुमान से याद रखो कि हाँ इतना है। तो 35 से 40% के बीच में बड़ी और मध्यम परियोजनाओं का यहां पर सेंस रहता है, यानी कुल सिंचित क्षेत्र का, ठीक है। अगर ये परियोजना तीन तरह की होती है और कुल सिंचित क्षेत्र लिया जाए तो उसमें से 35 से 40% जो क्षेत्र है वहां पर बड़ी या मध्यम परियोजनाओं का लाभ मिलता है, और ज्यादातर, ठीक है, यानी 63% क्षेत्र पर छोटी सिंचाई परियोजनाओं के अधीन आता है, यानी छोटी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत जो लाभ होते हैं वो किसानों को मिल पाते हैं 63% तक, ठीक है। तो डेटा वेरी करता रहता है, तो इसको आप 60 से 65 याद रखना, इसको 35 से 40 याद रखना, ठीक है। ये वेरी करने की वजह से मैं आपसे बता रहा हूं कि आप ऐसे याद रखो, ठीक है। आगे दिख रहा है कि विश्व का, एक बार मैं यहां से मार्कर ले लेता हूं, फिर अब पढ़ने में मजा आएगा। लिख रहा है विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, यानी अगर पूरे दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है किसका। आप जानते होंगे कि अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रों में चीन का प्रथम स्थान है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र किसके पास है, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो चीन के पास है 21%। भारत भी पीछे नहीं है, 20% पे खड़ा है भारत, ठीक है।
तो याद रखेगा 20.2% पर क्या है, भारत है। ये तो वर्ल्ड वाइड एक कैलकुलेशन है, तो इसको भी आप याद रखेगा। कह रहा भारत में कुल बोए गए क्षेत्रफल का 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगर आज की डेट में हम सिंचाई की सुविधा की बात करें तो 33% जितना बोया जाता है और जितने पे सिंचाई होता है उसमें से 33% हिस्से पर सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है, बाकी पे अवेलेबल नहीं। यानी सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए, जरूरी है ये चीजें, ठीक है। करा वर्तमान समय में भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन में कौन से साधन आते हैं, तो कुआं और नलकूप। वैसे अगर उत्तर भारत की बात करें तो ज्यादातर नलकूप के माध्यम से आप देखते होंगे कि आपके खेतों के आसपास सिंचाई की जाती। कुआं पहले क्या था कि अब कुआं का ट्रेंड खत्म हो रहा है, क्योंकि कुआं की नई खुदाई कभी आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। पुराने जमाने में बहुत खुदाई होती थी, जमीनों में कुआं खोदकर बनाए जाते थे, ठीक है। अब इसका ट्रेंड खत्म हो गया, क्योंकि अब पंप सेट आ गया है, तरह तरह के इंजन आ गए हैं, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत कम पड़ती है। अभी भी होता है, आपके गांव में ट्यूबवेल होगा तो आपने देखा होगा कि ट्यूबवेल एक घर में पूरा पैक होता है, तो जो बोरिंग कराया जाता है ना, वो एक कुआं, अंदर जाएंगे देखेंगे ट्यूबवेल के अंदर, कभी जाके देखे तो कुआं होता है, वो काफी गहरा होता है, बहुत गहरा होता है, तो वहां पंप लगाए जाते हैं, ठीक है, वहां मोटर लगाए जाते हैं, उसके माध्यम से जल क्या होता है, ऊपर आता है। तो कुआं और नलकूप के माध्यम से खूब सिंचाई होती है भारत में, ठीक है। तालाब द्वारा सिंचाई वाला सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है, कौन सा ऐसा राज्य भाई जहां तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है, तो पहले आंध्र प्रदेश का नाम आता था, अब डेटा वेरी कर गया है, चेंज हो गया और ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दोनों आप दक्षिण भारत के याद रखे। हाँ, अगर आप ये कभी भूलते हैं कि तालाब किससे सिंचाई, मान लीजिए कभी स्किप कर गया, तो दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उत्तर भारत में या फिर पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में तालाबों की संख्या कम है। ज्यादातर जो तालाब देखने को मिलते हैं वो अधिकतम तालाब जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं वो खास करके दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा है, तो तालाबों द्वारा सिंचाई खूब होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साइड में, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना, तो उसको भी साथ में जोड़ लीजिए, ठीक है। अगला दे रहा है नलकूपों के सघनता वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई कहां पर किया जाता है, ये ट्यूबवेल जो बोल रहा है, ठीक है। नलकूप मतलब हैंडपंप नहीं, ये नहीं कि मशीन लगा है आप ऐसे से चला रहे हो उससे सिंचाई हो रहा है, कितना सिंचाई करोगे उससे, यानी हैंडपंप, ठीक है। हैंडपंप का मतलब ये वाला हैंडपंप नहीं है, वो पंप कहने का मतलब क्या है, नलकूप कहने का मतलब ट्यूबवेल वाला नलकूप है, जो कि कई वैरायटी में आता है, वो है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई होती नलकूपों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, इसको याद रखेगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन अब प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, मैंने कहा ना दक्षिण भारत में सिंचाई, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन तालाब है। अब आपके मन में अगर आ गया कि नहीं सर तालाब ही क्यों, तालाब इसलिए दोस्तों क्योंकि दक्षिण भारत में जो ज्यादातर नदियां हैं वो नदियां 12मासी नदियां नहीं है। जैसे आप गंगा यमुना की बात करें तो नदियां 12मासी हैं, 12मासी मतलब इसमें 12 महीने जल रहता है। क्यों जल रहता है, क्योंकि ये नदियां उत्तराखंड के पास ग्लेशियर के पास से निकलती हैं और ग्लेशियर से जल पिघलकर इन नदियों में बहता रहता है और इन नदियों का जल कभी समाप्त नहीं होता। कभी आपने ऐसा देखा कि यमुना नदी सूख गई हो पानी ना हो, या फिर गंगा नदी सूख गई हो पानी ना हो, पानी कम हो सकता है लेकिन पानी पूरी तरह से सूख जाए कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो ज्यादातर नदियां, ज्यादातर समझ रहे हैं, ज्यादातर कहने का मतलब यह कि 50% से अधिक, ठीक है। तो याद कर लिए 50 ही नहीं 75% से ज्यादा नदियां सूख जाती हैं। जब गर्मी का समय आता है, ग्रीष्म काल का समय आता है तो नदियां क्या हो जाती है, सूख जाती हैं। तो ऐसे में सिंचाई का बेस्ट साधन नदी नहीं हो सकता। ऊपर से प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो वहां पहाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, छोटी छोटी पठार बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में वहां नहर बनाना भी कठिन कार्य है। भाई पहाड़ों पर कौन सा नहर बनाएंगे, नहर तो ऐसी जगह पे बन सकता है जहां आराम से बुलडोजर चला जाए, खुदाई कर ले। मैं कहूं चट्टानों को काट के नहर बनाना पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है कि नहीं, तो वहां नहर नहीं बन सकता। तो नहर जो है मैदानी क्षेत्रों में बनता है, और जहां मैदान ही नहीं है वहां नहर की बात क्यों करते हो, यानी नहर बनाना दक्षिण भारत में बड़ा कठिन कार्य है, यानी नहरों द्वारा सिंचाई नहीं हो पाता। और जहां पहाड़ है, पत्थर है, पठार है, वहां पर पंप सेट कैसे लगाओगे, वहां नलकूप कैसे लगाओगे, आप बताओ। मैं कहूं कि पहाड़ों पर आपको कुआं खोदना है, खोद दोगे, अरे हर कोई दशरथ माझी नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, तो वो खोदना भी कठिन काम है। इसलिए तालाब ही एक बेस्ट ऑप्शन है वहां पर, कि तालाब से ही सिंचाई होती है। तो कृत्रिम तरीके से जल का एकत्रीकरण किया जाता है और उसके माध्यम से सिंचाई होती है। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, वरना आप कहोगे सर ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे तेरा भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है, मैदानी क्षेत्रों में खूब खेती होती है। मैदानी क्षेत्र खेती के लिए ही प्रसिद्ध हैं,
इसलिए सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश है, मैदानी क्षेत्र में आता है। कह रहा है इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद में राजस्थान भी है, पंजाब भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तो अलग अलग राज्य भी आते हैं जहां पर खूब सिंचाई के कार्य होते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में तो थार का मरुस्थल है। अरे यार, पूरा राजस्थान में थार का मरुस्थल नहीं है। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी साइड में, पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल है, वहां खेती नहीं हो पाती है, बाकी के जगह पे होता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किसका है? ठीक है, अगर एक परसेंटेज की बात करें तो ऐसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन अगर कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत करेंगे, जैसे छोटा राज्य है, ठीक है, और उसमें खूब जो है सिंचाई होता है, ठीक है, तो उस मामले में देखेंगे जब परसेंटेज का, तो पंजाब आ जाएगा। सुनो, इसमें बड़ा लोगों का कंफ्यूजन होता है। सोचो, मैं बता दूं तो ऐसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है जिसमें 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, 1000 में से मान लो 800 लोग पढ़े हैं। 800 लोग पढ़ने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगर 1000 लोग में से 800 लोग पढ़े, इसका मतलब 80% जनसंख्या क्या है? शिक्षित है। वहीं अगर मैं पंजाब की बात कर दूं, और पंजाब में कितने लोग रहते हैं? मान लीजिए पंजाब में कितने लोग रहते हैं? सपोज करिए 500 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 500। ठीक है, और यहां पर 450 लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, 450। तो देखो, ज्यादा लोग पढ़े लिखे तो उत्तर प्रदेश में है, 800 लोग पढ़े लिखे हैं, पंजाब में तो 450 है, लेकिन जब आप परसेंटेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये 90% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90%। तो परसेंटेज में तुलना करोगे तो वहां पंजाब आगे हो जाएगा। ठीक है, तो यही परसेंटेज होता है। अगर ओवरऑल देखोगे तो याद रखिए, सिंचित क्षेत्र में कौन आगे है? उत्तर प्रदेश आगे, लेकिन जैसे ही प्रतिशत की बात किया तो पंजाब आगे। मुझे पता था थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहां पे, अब आपको समझ में आ गया होगा। मुद्दा 450 का नहीं, मुद्दा परसेंटेज का है, 80 और 90 का है। ठीक है, तो उसको जरा ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं ध्यान देंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, जो सबसे कम सिंचाई कर पाता है। ठीक है, क्यों कम कर पाता है? अगर कोई मैं अगर आपसे बात कहा कि भाई ऐसे राज्य भी हैं जहां कम सिंचाई हो पाती है, तो आपके मन में एक बात होगा तुरंत, कम होता है इसका मतलब वहां नहर नहीं होगा या कम नहरें होंगी, और वो कोई पहाड़ी राज्य होगा और वहां कुआं खोदना मुश्किल होगा, हो सकता है वहां तालाब भी ना हो, या तालाब कैसे होगा भाई? जहां बारिश होता होगा, पानी स्टोर होगा, तभी तो तालाब बनेगा। तो कोई ऐसा जगह होगा जहां पानी भी की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होगी, तो ऐसा कोई जगह होगा। वो जगह कौन सा है? तो महाराष्ट्र है और राजस्थान है। ठीक है, यहां पर सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाली जगह ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वृष्टि छाया प्रदेश एक ऐसा जगह होता है जहां बरसात न्यूनतम होती, बड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे तरफ बरसात हो जाती, पहाड़ी के किसी एक साइड में बरसात हो जाती है, दूसरे साइड सूखा रहता है, तो वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूं। लिख रहा है महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, अर्थात अच्छा, महाराष्ट्र किस साइड पड़ता है? भारत के पश्चिमी साइड पड़ता है। पश्चिम साइड गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, पश्चिम साइड में, और उस साइड अरब सागर है। तो अरब सागर से जो मानसून उठता है ना, ऐसे मानसून उठा, ऐसे आगे बढ़ा, पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उसी से टकरा करके पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम साइड ही बरस गए, पूरब साइड जा ही नहीं पाया, पूरब साइड मानसून जा ही नहीं पाया। तो पूरब साइड में एक वृष्टि छाया प्रदेश मिलता है जहां पर कम वर्षा हो पाती है, वर्षा ना के बराबर हो पाती है। ठीक है, इसी वजह से जो पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा है वो सूखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो एक बार मैं मैप से दिखा देता हूं। मान लो ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये अरब सागर है, यहां से मानसून उठा जा ही रहा था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर पर्वत श्रृंखला है, इसी पर्वत श्रृंखला से टकराकर यहीं से बरस गया, यहीं बरस गया, इस साइड आ ही नहीं पाया, इस साइड आ ही नहीं पाया। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है उसके पूरब साइड में बारिश कम हो पाती, इस वजह से वहां वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण अगर पूछा जाए आपसे तो याद रखिए, महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है वो इसमें आता है, विदर्भ क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश वाले में आता है। और एक बात और याद रखिए, अब वृष्टि छाया प्रदेश में अगर बारिश नहीं हो पा रही है तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई वर्षा नहीं हो पाया तो कुआं है, तालाब है, नहरें हैं, वो क्यों नहीं खोद लिया गया? तो भाई क्योंकि विदर्भ वाले क्षेत्र में पहाड़ियां हैं। ठीक है, और पहाड़ों पर कुआं खोदना बड़ा कठिन काम है। ठीक है, तो इस वजह से कुआं नहीं खोदा गया। आपके मन में आएगा सर खोदा भी तो जा सकता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा के खोद दिया। दिक्कत दोस्तों है ना कि मान लो कुआं खोद दिया, उसमें पानी आपने भर दिया, तो मान लीजिए चट्टान क्या होता है, चट्टाने ताप और दाब के कारण आपने पढ़ा होगा कि परिवर्तित होती हैं, अपना रूप बदलती हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है, चट्टानों में दरारें भी पड़ती हैं। अब मान लो चट्टान में दरार पड़ा तो कुएं के अंदर का जो पानी वो रिस करके कहीं और चला गया, बह गया, निकल गया, तो आप कहो कि सर फेविकोल का जोड़ लगाएंगे, पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है, हर जगह हावी नहीं हो पाते हैं। इस वजह से कुआं भी हमारे पास सटीक ऑप्शन नहीं है। बात आती है सर नलकूप लगा दीजिए, अरे नलकूप लगाने के लिए भी तो कुआं बनाना पड़ेगा, हाँ, तो वो भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं लगाए जा सकते। अब आप कहोगे सर नहर बना लिया जाए, पहाड़ों पर नहर कैसे बनाओगे? तो ऐसा तो है नहीं कि 10 20 30 फीट खोद दिया या 10 20 30 मीटर खोद दिया काम चल जाएगा, नहीं ना। आपको नहर बनाने के लिए लंबी नहर बनानी पड़ेगी ना, तो नदियों के जल को रोकना पड़ेगा, डाइवर्ट करने के लिए नहर बनाना पड़ेगा, ढाल देना पड़ेगा। क्या पहाड़ों पर पॉसिबिलिटी है नहर बनाना? नहीं है। इस वजह से दोस्तों इन क्षेत्रों में क्या होता है, तालाब भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि तालाब से भी रिस रिस कर पानी इधर उधर बह जाता है, तो यहां पर पानी पाए नहीं जाते। इस वजह से ये वृष्टि छाया प्रदेश में रखे जाते हैं। तो बात को समझिए आप, ठीक है। आगे देखिए दे रहा है कि दक्षिण भारत की तरफ आया, कह रहा दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई परंपरागत रूप से की जाती है, उसका कारण उसकी भौगोलिक स्थिति है। बिल्कुल सही है, अभी पीछे मैं चर्चा कर चुका हूं। दूसरा दे रहा प्रायद्वीपीय भारत का भाग क्या है, पठारी है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं वहां पर, ठीक है, पथरीली जमीन है, तो वहां पर जो है कुआं खोदना, नलकूप लगा पाना, नहर बना पाना, ये काफी डिफिकल्ट काम है, कठिन काम है, ठीक है। तो वही चीजें बता रहा है। दूसरी तरफ अगर दरार बन गया तो एक सबसे बड़ा समस्या, दरार बन गया तो पानी रिस करके दूसरी जगह चला जाएगा, उस पानी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे करा यहां नदियों से नहरों को निकाल भी दिया जाए तो नहरों से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि नदी में पानी नहीं रहता। आपको मैंने बताया कि 12 नदियां वहां नहीं है, क्योंकि उस साइड कोई ग्लेशियर भी नहीं है, ठीक है। तो गर्मी के समय में ज्यादातर नदियां सूख जाती हैं। ऐसे समय में क्या किया जाए? हालांकि ऐसा नहीं कि नहर नहीं बनाया जा रहा। हाँ, आपने सुना होगा कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियों को जोड़ा जा रहा है, इंटरलिंक किया जा रहा है, तो सरकार उस पर काम कर रही कि कितना मैक्सिमम बेनिफिट कराया जा सकता है, ताकि सिंचाई के साधन भी अवेलेबल कराया जा सके। दक्षिण भारत में पेयजल की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है, कार्य कर रही है, ठीक है। तो एक मोटी मोटा यह आंकड़ा है, और इस तरह से इस सब्जेक्ट से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और भी प्रश्न है, ध्यान दीजिए। करा प्रायद्वीपीय भारत में उबड़ खाबड़ होने के कारण यहां थालानुमा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, और इसी स्थलाकृतियों में यह जल भर जाता है। दोस्तों क्या होता है ना, पहाड़ी पर कहीं ऐसे हल्का सा ढाल बना हुआ, ठीक है, तो पानी बरसा वहां जल जाके स्टोर हो गया, ठीक है। वो कोई झील भी नहीं है, कोई तालाब टाइप का भी नहीं है, बस थाली है, थोड़ा थाली जैसे होती है ना, थोड़ा सा गहरा, वैसा बन गया, वहां पानी स्टोर हो गया, तो वहीं से पानी को लोग अपना यूटिलाइज कर लेते हैं। कराया धरातल के चट्टानी होने के कारण यहां जल का रिसाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण दक्षिण भारत में तालाब में देर तक पानी बना रहता है, ठीक है। यहां बहुत मोटा चट्टान, इस वजह से फायदा मिलता है थोड़ा सा, ठीक है। आगे करा तालाबों द्वारा अगर सिंचाई की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश यहां मत करिएगा, पहले तमिलनाडु बाद में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। थोड़ा सा डेटा आप चेंज कर लीजिएगा। नलकूपों द्वारा सिंचाई की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो पंजाब का नंबर आ जाता है। चलो अब आते हैं दोस्तों योजना आयोग। अब तो योजना आयोग समाप्त हो गया, उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है, ठीक है। 2015 से 1 जनवरी 2015 आपने सुना होगा। तो शुरुआत में जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जब बना था स्टार्टिंग में प्लानिंग कमीशन, तो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, आपने सुना होगा, ठीक है। तो इस पंचवर्षीय योजना के तहत योजनाएं बनाई जाती थी। उसमें योजना बनाया गया था सिंचाई के लिए योजनाएं, तो उसमें 3 तरह की योजनाएं बनाई गई थी, बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना। 3 तरह की सिंचाई योजनाएं बनाई गई कि अलग अलग क्षेत्र में ये काम किया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ सिंचाई की बात करूं, ओवरऑल डेटा पूरे इंडिया का, तो उस डेटा में समझिए कि अगर मैं यहाँ पे दे रहा दोस्तों, 1 मिनट, कुछ डेटा यहां से गायब हो गया लगता है, ठीक है, ठीक ढंग से दे नहीं रहा डाटा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा वैसे जो सिंचाई होता है वो नलकूप के माध्यम से होता है, दूसरा नहरों के माध्यम से होता है, तीसरा कुएं के माध्यम से हो सकता है, चौथा तालाब और थोड़ा बहुत अन्य माध्यम भी हैं, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दे रहा है बृहद सिंचाई योजना, मध्य सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। लिख रहा है यहां पर कि सिंचाई योजना के तहत जहां 10,000 हेक्टेयर भूमि या उससे ज्यादा भूमि, देखिए आपको आंकड़ा यहां पर याद रखना, 10,000, 2 आंकड़े हैं, 10,000, 10,000 से कम, लगभग 2,000 तक और 2,000 से कम, ये 2 आंकड़े। तो 10,000 2,000 आप याद रखें, समझ में आ जाएगा। या तो 10,000 या 10,000 से प्लस कर लिया, यानी उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए जो सिंचाई योजनाएं हैं वो बृहद सिंचाई योजना के तहत ये परियोजनाएं बनाई जाती। इसके तहत क्या होता है, बड़ी बड़ी नहरें बनाना, ठीक है, बड़ी बड़ी नदियों का जल रोक करके जहां बांध बना, बांध के आसपास से नहरें निकालना, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम सुना होगा,
बताऊंगा। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है शारदा नहर परियोजना, तमाम नहरों से भी क्वेश्चन आता है। मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको नहरों के बारे में बताऊंगा, स्पेशली वो वीडियो सिर्फ नहरों के ऊपर होगा। भारत में कितनी प्रकार की नहरें हैं, कौन कौन सी नहरें कहां कहां पर हैं, वो कल का वीडियो होगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां क्या है कि बस टारगेट है कि बड़ी बड़ी सिंचाई के लिए नहरें बनाना, ठीक है, और उस पर जो है तमाम बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाना, ठीक है, क्योंकि नहरों में भी बहुत बड़ी बड़ी नहरें हैं, उन पर भी जल विद्युत बनाए जाने के कार्य चल रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा मध्यम सिंचाई योजना, यहां क्या है कि 2000 हेक्टेयर भूमि से लेकर के 10,000 हेक्टेयर भूमि के बीच में सिंचाई परियोजना की जो स्कीम बनती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, वो मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत आती है। इसके तहत छोटी छोटी नहरों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना, इसमें क्या है 2000 हेक्टेयर से कम भूमि के लिए सिंचाई के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। अब उतने छोटे भूमि के लिए कुआं हो गया, तालाब हो गया, पंप सेट हो गया, नलकूप हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा इसी माध्यम से सिंचाई की जाती है, तो ज्यादातर आपूर्ति भी इसी के तहत हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना, यह भी एक योजना आया था, उस योजना के बारे में आपको बताया जा रहा है। परीक्षा में काफी बार यहां से प्रश्न पूछा गया, 2015 में काफी चेंजेस हुए, इस वजह से चर्चा में था। लिख रहा है स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद आज तक के भारत में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग कितना बढ़ गया है, यानी 5 से 6 गुना की वृद्धि हुई है। 2020 तक के अगर आंकड़े की बात कर लें तो 5 से 6 क्या 6 से 7 गुना की वृद्धि यहां पर हो चुकी है। लिख रहा है लघु सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना किसे कहते हैं, जिसमें 2000 कम की भूमि के लिए परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 2006 में, मनमोहन सिंह का कार्यकाल चल रहा था, 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई योजना शुरू की, जो 2010 में उसी लघु सिंचाई योजना का नाम बदल करके राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 2010 में, ठीक है। वापस से जब मोदी जी का कार्यकाल आया 2014 में, तो 1 अप्रैल 2014 से राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना का नाम बदल करके राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन का नाम कर दिया गया। और याद रखिए इसके अंतर्गत खेत जल प्रबंधन नाम से यह योजना फिर से क्रियान्वित की गई। वापस से दोस्तों 1 अप्रैल 2015 को लघु सिंचाई योजना के घटक खेत जल प्रबंधन को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मिला दिया गया और उसके तहत जो है फिर से इसका विस्तार कार्य जारी है, ठीक है। तो धीरे धीरे यह है कि नाम बड़ा चेंज होते हैं। मोदी कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कि लगभग सभी परियोजनाओं के नाम खूब बदले गए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सिंचाई के साधन क्या है। आज मैं आपको साधन भी बताऊंगा और साधन के साथ साथ उसके लाभ और हानि की चर्चा भी करूंगा आपसे। तो सिंचाई के साधन आपको पता, वही झील, वही तालाब, वही कुआं, वही नलकूप, वही नहरें, वही बातें हैं, ठीक है। तो सिंचाई इन्हीं छोटे छोटे माध्यमों से ज्यादातर की जाती है। चलिए एक एक माध्यम के बारे में पढ़ते हैं। लिख रहा है कुआं और नलकूप, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कुआं और नलकूप के बारे में। पहला लिख रहा है देश की कुल सिंचित भूमि के 60% से अधिक भाग की सिंचाई कुआं और नलकूपों के द्वारा होता है। हमने देखा कि ज्यादातर जो सिंचाई होता है वो नलकूपों के द्वारा होता है, वो भी खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में देखा जाए तो नलकूपों के माध्यम से खूब सिंचाई होती है, प्लस कुआं भी इसमें शामिल है। कह रहा है कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन माने जाते हैं। इसके अलावा बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में भी इसकी सहायता से सिंचाई के कार्य किए जाते हैं। कह रहा है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, याद रखेगा, और इसका सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो सरजू पार के हैं, ठीक, सरजू पार सुना होगा, ठीक है। सरजू पार जो जगह है, मैदान है सरयू नदी के आसपास और गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में या इसके बीच वाले क्षेत्रों में इस तरह के कुआं खूब बने हुए हैं, नलकूपों के द्वारा सिंचाई खूब होती है। चलिए लाभ हानि पर बात कर लेते हैं कि कुआं या नलकूप के माध्यम से अगर सिंचाई होती है तो उसके फायदे या नुकसान क्या हैं, उस फायदे नुकसान के बारे में देख लेते हैं। लिख रहा है निर्धन किसानों के लिए सिंचाई का यह माध्यम सुगम और बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। देखिए कुआं तो ऐसा नहीं कि हर किसान कुआं खोदेगा, ठीक है, तो जहां भी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होता है ये किसानों के लिए बड़ा आसानी से है कि बड़ा आसानी से गए किसान वहां पर अपने कार्य करा लिए। कारण मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि भौम जल जो पृथ्वी के अंदर का जल है उस जल से सिंचाई हो पाती है, पौधों को जो है जल मिल पाता है, तो उससे जो है लवणीय होने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर यही बाहर से कोई जल आता है, समुद्री जल से खेती कर देंगे तो भूमि लवणी हो जाएगी, लवणी भूमि हो गई तो भूमि ऊसर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा हानि क्या है, हानि देखिएगा, हानि है दोस्तों कि केवल सीमित क्षेत्रों में ही सिंचाई किया जा सकता है। भाई जहां कुआं है, नलकूप है, उससे कितना दूर आप सिंचाई कर सकते हो, उसका एक बाउंडेशन होगा ना भाई। जिसके यहाँ ट्यूबवेल होगा, अब ऐसा तो नहीं कि 5 किलोमीटर दूर पानी भेज दिए, भाई उस ट्यूबवेल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में आप बहुत करोगे सिंचाई कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या मेड़ बना करके छोटा छोटा आपने देखा होगा
मेड़ बना दिया जाता है, उसके अंदर पानी को एक से दूसरे खेतों में भेजा जाता है, ठीक है। तो तमाम तरीके हैं, लेकिन उसका क्षेत्र सीमित होता है, ये एक हानि है। दूसरा लिख रहा है गर्मी के मौसम में भूमिगत जल का स्तर तो वैसे भी चला जाता है नीचे, आपने देखा होगा कई बार गांव में जो हैंडपंप होता है वो पानी छोड़ देता है, तो जलस्तर काफी नीचे चला जाता है। तो ऐसे में यहां पर क्या होता है, पानी पीने की भी समस्या होगी, प्लस ये मोटर अपने साथ पानी उठा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जिसके कारण पेयजल समस्या होती है, ये भी एक हानि है। करा बिजली की कमी, आप देखते होंगे गांव में बिजली बड़ा कम होता है, तो ऐसे में फिर वही पेट्रोल और डीजल या फिर मिट्टी के तेल के माध्यम से इसको चलाना वो एक डिफिकल्ट काम हो जाता है और महंगा भी पड़ता है, ठीक है, खासकर किसानों के लिए महंगा पड़ता है। तो याद रखिए, बिजली की कमी के कारण बाधा उत्पन्न होती है। कठोर चट्टानी क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय पठारों में कुआं खोदना कठिन कार्य है, तो वहां के लिए तो एकदम नुकसानदायक है। तो ये एक लाभ है और हानि है, इसको जरा समझ लीजिएगा। दूसरा, नहरों द्वारा सिंचाई। पहले नहरों द्वारा सिंचाई क्या होता है आप ये जान लीजिए, फिर उसके लाभ हानि के बारे में आपको बता देता हूं। भारत में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन, पहला तो नलकूप और कुआं है, दूसरा प्रमुख साधन नहर है, ठीक है, जिसके द्वारा लगभग 25% भूमि पर सिंचाई के कार्य किए जाते हैं। उत्तर भारत में जहां नदियों की संख्या अधिक है, सिंचाई अत्यधिक नहरों के माध्यम से होता है, ठीक है, याद रखेगा। जबकि दक्षिण भारत में कठोर चट्टानी संरचना विकास होने के कारण नहर निर्माण करना अत्यधिक कठिन है, वो तो हम लोग शुरू में पढ़ ही चुके हैं। उत्तर भारत में मुलायम जलोढ़ मृदा का विकास होने के कारण वहां पर नहरों का निर्माण करना भी आसान है। मैंने आपसे कहा तो भाई, मैदानी क्षेत्र में बुलडोजर चलाना आसान है या पहाड़ी क्षेत्रों में आसान है, आप बताओ ना, आप भी तो समझदार हो। तो आप कहोगे सर मैदानी क्षेत्रों में तो यहां पर फटाफट जो है नहरों का निर्माण हो जाता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं हो पाता, या पठारी क्षेत्रों में नहीं हो पाता, या प्रायद्वीपीय भारत में नहीं हो पाता। यही कारण है कि गंगा सतलज मैदानी क्षेत्रों में नहरों की संख्या अधिक है और ज्यादातर नहरों के माध्यम से ही सिंचाई के कार्य किए जाते हैं। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। नहरों के द्वारा और नलकूपों के द्वारा, दोनों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार आदि राज्य भी इसमें आते हैं। तो चलिए अब लाभ हानि देख लेते हैं कि नहरों से अगर जो है सिंचाई किए जाते हैं तो क्या लाभ है और क्या हानि है। दोस्तों पता है, सबका मेरिट डिमेरिट होता है, इसका भी मेरिट डिमेरिट है, सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा है नहरों द्वारा पूरे वर्ष भर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध रहता है। हाँ, नहर का एक फायदा यह है कि 12 महीने पानी रहता है नहर में। भाई नदियों से जल रोक करके नहरों में भेजा जाता है पानी, तो जब तक पानी है तब तक वहां रहता है। भाई अगर आपने बंद कर दिया, नहरों में क्या होता है कि पानी जहां से भेजा जाता है वहां बंद करने की व्यवस्था होती है। अगर एक बार बंद कर दिया तो नहरें सूख भी जाती हैं, लेकिन अगर हाँ वहां से जल छोड़ा गया तो नहरें जब चाहे तब पानी वहां रहता है, ठीक है। कारण नहरें नदियों द्वारा पर्वतों से लाई गई उपजाऊ मिट्टी और अन्य पोषक तत्वों को खेतों तक पहुंचाती। क्या होता है कि नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं, वो अपने साथ तमाम खनिज लवण लेके चलती हैं। जब वो खनिज लवण नहर के माध्यम से खेतों तक आते हैं तो उसका लाभ हमारे पौधों को मिल पाता है, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा लिखा है नहरों द्वारा दूर दूर तक सिंचाई उपलब्ध कराया जा सकता है। नहर बड़ा आसान काम है क्योंकि नहरों को बड़ा लंबे लंबे क्षेत्रों तक भेजा जाता है, ठीक है, जहां पानी की बहुत समस्या है और लाइट वेट नहीं है, या फिर वहां नलकूप नहीं है, या फिर कोई अन्य साधन नहीं सिंचाई के, वहां नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की गई है और होता भी है। नहरों के निर्माण और रखरखाव पर खर्चा भी कम आता है। वन टाइम एक्सपेंस है सरकार का कि एक बार नहर बनाने में खर्चा होता है, लेकिन अगर एक बार नहर बन गया तो उसके बाद कोई खर्चा यहां पर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको याद रखें, ये तो लाभ की बात हो गई। अब अगर हानि की बात करूं तो हानि की लिस्ट बड़ी लंबी है, ध्यान दीजिए। लिख रहा है नहरों का जल रिस करके जलाक्रांता की स्थिति पैदा कर देता है। नया शब्द जलाक्रांता। अरे जलाक्रांता कुछ होता नहीं है, आपने देखा होगा कई बार नहर क्या होता है, अगल बगल से अगर कहीं कट गए हैं तो खेतों में पानी भर जाता है अनायास। अब जब कभी पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी मिल जाएगा, ठीक है, अब मान लीजिए जहां पानी नहीं मिलना था, अब पता चला पूरा खेत में पानी भर गया, अब पानी सूख ही नहीं रहा है, तो ऐसों में जो बीज होंगे या जो फसल होंगे वो तो नष्ट हो जाएंगे ना, तो जलाक्रांता की स्थिति बनता है। तो बार बार निगरानी रखना पड़ता है किसानों को कि भाई नहर कहीं से टूट ना गया हो या कोई खोद ना दिया हो, ठीक है, ये चीजें कर। इसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में अति जल भराव की स्थिति देखी जाती, मतलब पानी जरूरत से ज्यादा जमा हो गया तो फिर वो बड़ा संकट वाला बात हो जाता है। कारण नहरों में रिसाव होने के कारण कई स्थानों पर दलदल भी बन गया है। भारत में ऐसा कई जगह पे देखा गया है जहां नहरों में रिसाव होने की वजह से दलदल बन गया है। ऐसा आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना जहां पर है उसके आसपास के क्षेत्रों में कई जगह पे ऐसा देखा गया है, जिससे क्या होता है, अच्छा देखिए दलदल बन गया। दलदल का मतलब क्या है कि पानी जाकर स्टोर हो गया, लंबे समय तक पानी वहां स्टोर है। अगर लंबे समय तक कहीं पानी स्टोर हो जाएगा तो मच्छर पनपेंगे उस पर,
उस पर मच्छर पनपेंगे, तमाम रोग फैलेंगे, मलेरिया, डेंगू, तमाम जो है रोग वहां से उत्पन्न होंगे। भाई रोग के वाहक वहां उत्पन्न हो रहे हैं तो रोग भी फैल रहा है, ठीक है। तो एक समस्या है, ये हानि है कि नहीं? बिल्कुल है। आगे लिख रहा है नहरों द्वारा अति सिंचाई से भूमि में लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती। भाई अगर हिसाब से सिंचाई हो रही है तब तो पौधे जो है खूब उनको खनिज लवण मिल रहे हैं और मिट्टी उपजाऊ हो जा रही है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पानी मिल गया तो क्या हो जाती है, वहां पर लवणता ज्यादा आ जाती है, और लवणता ज्यादा आ गई अगर मिट्टी में तो मिट्टी ऊसर में बदल जाता है, ऊसर में, और ऊसर बदल गया तो फिर पौधों की उत्पादन क्षमता घट जाएगी, वो पूरा मिट्टी में आप कुछ भी बोएंगे सब खराब होगा, ऊसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई क्षेत्रों में इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं। महाराष्ट्र में नदी है दोस्तों, नीरा नदी, ठीक है। क्या नदी है? नीरा नदी। तो याद रखिएगा नीरा नदी में नमक की एक परत ही जम गई थी। जी हाँ, नमक की परत ही जम गई थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में हजारों हेक्टेयर की भूमि बर्बाद हो गई। आप एक बार सर्च करिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा, आपको अच्छा खासा डिटेल नजर आएगा। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक महाराष्ट्र में और नदी, मीठी नदी, पवई के पास से निकलता है, ठीक है, मीठी नदी, परीक्षा में भी पूछा गया मीठी नदी कहां बहती है, तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। आगे दिख रहा है तालाब द्वारा सिंचाई। दक्षिण भारत में खूब फेमस है तालाब द्वारा सिंचाई। देखिए दे रहा है, भारत में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाब बनाए गए। कुछ तालाब तो ऐसे जो प्रकृति के द्वारा बने हैं, कुछ तालाब ऐसे जो मानव निर्मित हैं, तो ऐसे तालाब भी हैं, दोनों तरह के तालाब हैं। करा भारत के कुल सिंचित भूमि का लगभग 3% भाग की सिंचाई तालाबों के द्वारा होती, बड़ा छोटा हिस्सा है। तालाबों द्वारा सिंचाई तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों, वही दक्षिण भारत में किया जाता है। थोड़ा बहुत उत्तर भारत में भी तालाबों से कार्य होता है। लाभ हानि की बात करें तो तालाब द्वारा सिंचाई अपेक्षाकृत आसान होता है। भारत में अधिकांश तालाब प्राकृतिक हैं, किंतु कृत्रिम रूप से भी तालाबों का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो जिसके निर्माण में कम खर्चा था। भाई नहर बनाने में क्या है, नहर बहुत लंबा चलेगा तो ज्यादा खर्चा है, तालाब छोटे क्षेत्रों तक सीमित जरूर रहता है लेकिन खर्चा भी तो कम आता है, तो ये लाभ है। तालाबों का प्रयोग सिंचाई के साथ साथ मत्स्य पालन के लिए भी किया जाता है। एक जबरदस्त फायदा यह है कि तालाबों में मछली पालन भी हो पाता है, तो एक नया बिजनेस, उस बिजनेस के साथ साथ एक नया बिजनेस बन गया मत्स्य पालन का। हानि क्या है, लिख रहा है जब जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ती, ग्रीष्मकाल आता, खूब गर्मी पड़ती, तालाब सूख जाते हैं। भाई नदी की नदी सूख जा रही तो तालाब सूखने में क्या है ना। तालाबों में प्रतिवर्ष वर्षा के जल के साथ साथ अवसादों का भी निक्षेपण होता है। भाई वर्षा का जल अगर अगल बगल से बह के आ रहा है तो अगल बगल के जो जल है उनके साथ अवसाद भी आते हैं, वो तालाब की तलहटी में जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। एक ऐसा समय आ जाता है जब पूरा का पूरा तालाब ही उस निक्षेपण से क्या हो जाता है, भर जाता है और उसकी गहराई धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी तरह अगर आज आप ध्यान देंगे तो ज्यादातर तालाब छिछले हो गए। छिछले मतलब कम गहरे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ज्यादा गहरे थे, लेकिन अवसादों के जमा होने की वजह से ऐसा हुआ, जैसा टेथिस सागर के साथ हुआ था, ठीक है। अवसादों का जमा होता गया, बाद में हिमालय बन गया। आप जाके एक बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया है हिमालय, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, वो देखिए वीडियो। सिंचाई सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित है, जाहिर सी बात है तालाबों से बहुत दूर तक सिंचाई आप कर नहीं सकते। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है। देखिए स्टडी 91 जो है चैनल, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच हो और एक एक चैप्टर की पहुंच हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसाला वाले टॉपिक, नहीं, सब चैप्टर, एक एक विषय का एक एक चैप्टर वो सब आप तक हो, ताकि आप घर बैठे बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सके, आराम से पढ़ाई कर सके, ठीक है। आज के समय में जब लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हैं, हम तो बड़े शांति से पढ़ा रहे हैं, आराम से। आज भी हमारे अंदर कोई होड़ नहीं है। पहले भी हमारे 2, 3, 4 वीडियो आते थे, आज भी वही 2, 3, 4 वीडियो आ रहे हैं। औरों की तरह भाई 40, 50, 60 वीडियो बनाने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। देखिए कैपेसिटी तो है, बनाने को ना इतना बना सकता हूं कि 24 घंटा ऐसे बोल सकता हूं, लगातार बोल सकता हूं, इतनी आदत हो गई बोलने की, इतनी आदत, लेकिन नहीं बोलता हूं। पता क्यों यार, आपके एक एक शब्द का वैल्यू होना चाहिए। हमारे चैनल पे 50,000 वीडियो है या 500 वीडियो है, मायने रखता है कि उसमें कंटेंट कितना प्यारा है। हम एक दिन में 40 वीडियो दें, उस वीडियो का कोई अर्थ ना निकले, वो 40 वीडियो आपके किस काम के हैं, कोई काम के नहीं। तो जरूरी नहीं है कि बड़ा चैनल बनाया जाए, बड़ा हुआ बनाया जाए, ढेर सारे वीडियो अपलोड किया जाए और क्वालिटी के नाम पे बात किया जाए कि क्वालिटी कंटेंट क्या है। भाई एक बच्चे के लिए क्वालिटी कंटेंट क्या है, बच्चा कैसे पढ़े, तो वहां पर वो चीजें फेल्योर साबित हो जाती हैं। वैसा हमारे साथ नहीं, अगर आप स्टडी 91 से जुड़ते हैं तो बेशक आपको एक एक चीज, चाहे वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी नजर में हो या ना हो, मेरी नजर में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि परीक्षा में कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल मैं आपको पढ़ाऊंगा नहरों के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। कौन सी नहरें कहां से बनाया गया है, कैसे कैसे बना, सब चर्चा किया जाएगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।